हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नए चैप्टर के साथ कॉस्टिंग पर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर है कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। जनरली इसे हम ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं। ये चैप्टर उन तमाम लोगों के लिए जनरली इम्पोर्टेंट होता है जो कि मार्केटिंग, प्रोडक्शन और सेल साइड को जो है वो देख रहे होते हैं। कंपनी के लिए ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने इसकी सपोर्ट से बहुत से डिसीजन लेने होते हैं। लेकिन उन डिसीजंस के अंदर एक डिसीजन जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि अपनी जो प्रोडक्शन है और जो प्राइसिंग है उसको किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि जनरली हमें ये मालूम है कि अगर मैं प्राइसेस को इंक्रीज कर रहा हूँ तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, और अगर मैं प्राइस को डाउन करता हूँ तो वॉल्यूम में इंक्रीज कर लूंगा। लेकिन किस जगह पे जाकर मैं उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करूँ, और वो क्या सर्टेन लेवल होगा जहां तक कंपनी अगर अपनी सेल्स को पहुंचा देती तो वो ब्रेक इवन पर आ जाएगी। ब्रेक इवन मीन्स एक सर्टेन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स जहां पर कंपनी की जो कॉस्ट है वो उसके सेल्स को इक्वेट कर जाएगी। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि हम कवर करते हैं, और वो जनरल स्टूडेंट्स के लिए भी और मार्केट प्रोफेशनल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर कुछ आपके स्टेप्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका स्टेप आता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड अनसर्टेनिटीज। आप किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, और चूंकि बिजनेस आपका अनसर्टेन मार्केट एनवायरनमेंट में काम कर रहा होता है, तो आपने अपनी इश्यूज को ऑब्जर्व भी करना होता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है, और उसके बाद फिर आपने उसके सॉल्यूशंस भी निकालने होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड, you obtain information। इंफॉर्मेशन एक्चुअली रेलिवेंट टू प्रॉब्लम आप फाइंड आउट करेंगे कि क्या रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस को जो है वो प्लस किया जाए और उसके सपोर्ट से कोई डिसीजन जो है वो लिया जाए। थर्ड कहता है मेक प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर। जब आपने इंफॉर्मेशंस गैदर कर लिए, आपने उसको सॉर्ट कर लिया, तो आपने फ्यूचर के लिए अपना प्लान करना है। फॉर एग्जांपल, कंपनी डिसाइड करती है कि उसकी सेल्स डाउन हो रही है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है कि उसकी सेल्स की ग्रोथ अच्छी नहीं है। तो वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करेगी, जिसमें वो अपनी कंपनी की भी सेल्स का डेटा कलेक्ट करेंगे, जो डिफरेंट अदर कंपनीज हैं उनका भी सेल्स का डेटा गैदर करेंगे, और उसके बेस के ऊपर फिर वो ये प्रोडिक्शन करेंगे कि फ्यूचर में वो क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, सेल उनकी हायर साइड के ऊपर जाएगी या डाउन साइड के ऊपर जाएगी। नंबर फोर इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कंपनी ने ये डिसाइड करना है कि वो किस पैटर्न के ऊपर अपनी सेल्स को लेके जाना चाह रहे हैं। आया वो कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या वो प्रॉफिट को कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे, या वो अपनी सेल्स की जो प्राइस है उसको डाउन करके सेल्स की यूनिट्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, एंड सो ऑन। तो जिस तरह टर्म से शो हो रहा है कि यहाँ पे कोई सिंगल वेरिएबल नहीं है जिसके बेस के ऊपर आप डिसीजंस ले रहे होते हैं। आप अगर किसी एक वेरिएबल पर डिसीजन लेते हैं तो उससे बहुत सी चीज़ें आपकी चेंज हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हैं कि मैं सेल्स की प्राइस को डाउन कर देता हूँ, तो सेल्स की प्राइस डाउन होने से जनरली ये आइडिया होता है कि जी आपके नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज कर जाएंगे। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आएगा कि सेल्स की कितनी प्राइस डाउन की जाए और कितने यूनिट्स इंक्रीज हो कि आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो पहले से इंक्रीज कर जाए। फिर जो भी आप डिसीजन लेंगे उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद फिर आप उसके बेस के ऊपर जो अपनी परफॉर्मेंस को दोबारा इवेलुएट करेंगे कि आपने बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन योर जजमेंट, आपने जो एनालिसिस किया, डिसीजन लिया, उसका आपको कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। कुछ चीज़ें जो हम इसमें एज्यूम करते हैं, और नेचुरली हर चीज़ डिबेटेबल होती है, लेकिन जब तक आप कुछ चीज़ों को एज्यूम नहीं करते उसके बेस के ऊपर आप किसी डेटा को लेकर किसी प्रोडिक्शन के ऊपर नहीं पहुंच सकते। तो पहला कहता है कि चेंजेस इन प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम और दिस सोल कॉज फॉर कॉस्ट एंड रेवेन्यू चेंजेस। यानी आपके सेल्स वॉल्यूम या प्रोडक्शन के अंदर जो चेंजेस आएंगी वही कॉस्ट या रेवेन्यू को चेंज करेंगे, अदर फैक्टर्स नहीं आते। यानी ऐसा मैं एज्यूम नहीं कर रहा कि मार्केट में फ्यूल की प्राइस बढ़ गई है
इसलिए मुझे कॉस्ट चेंज करनी पड़ रही है। या मार्केट में जो अदर मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने अपनी प्राइस चेंज कर दी है, इसलिए मैं प्राइस चेंज कर रहा हूँ। तो कुछ बेसिक एजम्पशंस को लेने के बाद ही आप इस टॉपिक के ऊपर काम करते हैं। इसी वजह से हम यहाँ कहते हैं कि ये अनसर्टेनिटी जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मार्केट में प्रिवेल करता है, और उसको जब तक आप कंसिडर नहीं करते उस तक आप किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फाइनल करने की पोजीशन में नहीं आते। इसी तरह रेवेन्यू टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो आप सबकी नॉलेज में है कि टोटल कॉस्ट के दो मेन आपके एलिमेंट्स आते हैं, वन इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड द सेकंड वन इज वेरिएबल कॉस्ट। रेवेन्यू एंड कॉस्ट बिहेव एंड कैन बी ग्राफ्ड एज एन लीनियर फंक्शन। रेवेन्यू और कॉस्ट को आप लीनियर रिलेशनशिप में लेकर आ रहे हैं, और अगर आप उसको मैथमेटिकल टर्म में बोलें तो अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज करूंगा और सेल प्राइस को मैं कांस्टेंट रखता हूं तो रेवेन्यू मेरा हाई साइड के ऊपर चला जाएगा। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर ऑल नोन एंड कांस्टेंट। तो ये कोई डेटा जो कि आपने अपनी कंपनी से लिया हुआ है, और उन तमाम डेटा को हम एज्यूम करते हैं कि ये कांस्टेंट है, और उसी के बेस के ऊपर हम किसी नए डिसीजन की तरफ जो वो जाएंगे। कुछ बेसिक इसके फार्मूलाज हैं जो कि ऑलरेडी आपकी नॉलेज में है, लेकिन मैं यहाँ रिपीट करने के लिए दे दे रहा हूँ। फर्स्ट, रेवेन्यू जिसे आप सेल्स कहते हैं, कि सेल्स प्राइस में से अगर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी जाए तो आपके पास इनकम आ जाती है। तो हम इसे बेसिक अकाउंटिंग से करते हुए आ रहे हैं कि अगर आप सेल्स रेवेन्यू में से अपने तमाम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें, फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दें, तो व्हाट एवर लेफ्ट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग इनकम। अब अगर मैं रेवेन्यू को भी मालूम करना चाहूँ तो रेवेन्यू को मालूम करने के लिए मैं सेलिंग प्राइस को क्वांटिटी सोल्ड से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं रेवेन्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को अगर मैं क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। जो रेवेन्यू है, इसको अगर आप एग्जाम्पल के अंदर देखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये लेट से कि मैं 4 यूनिट सेल कर रहा हूँ, और हर यूनिट जो है वो मेरा 100 रुपीज़ का है। तो अगर 100 रुपीज़ का मुझे 1 यूनिट पड़ रहा है और मैं 4 यूनिट सेल कर रहा हूँ, तो अगर मैं 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे रेवेन्यू मिल जाएगा। इसी तरह एज्यूम कर लेते हैं कि जो यूनिट मैं सेल कर रहा हूँ उसकी जो कॉस्ट है वो मुझे 60 रुपीज़ पड़ रही। तो मैं अगर 4 यूनिट सेल कर रहा हूँ तो मैं 4 को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। तो दिस इज इन सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप इसकी जो वैल्यूज है वो निकाल सकते हैं। एक बेसिक एजम्पशन ले लेते हैं। इस एजम्पशन के अंदर डेटा मैंने सारा सिंपल रखा है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। मैंने एज्यूम किया कि सेल्स 10,000 की है और वेरिएबल कॉस्ट 6,000 की है। तो जब मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन बच जाएगा। तो ये जो टर्म है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जब हम फंडामेंटल्स पे काम कर रहे होते हैं, कि आपकी नॉलेज में ये चीज़ हो कि अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि सेल्स के चेंज होने के साथ साथ चेंज होती रहती है। अगर आपका वॉल्यूम चेंज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी। तो सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो जो भी अमाउंट आपका लेफ्ट ओवर होगा उस बैलेंस को मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन का नाम दूंगा। यहाँ पे ये याद रहे कि जब मैं वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा हूँ तो उसका मतलब हर तरह की वेरिएबल कॉस्ट इसमें इंक्लूड होगी, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो। इसी तरह मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से अगर कंपनी के तमाम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दूं तो जो भी अमाउंट मेरा लेफ्ट ओवर होगा उसे मैं प्रॉफिट कहूंगा। इसी तरह मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जब अमाउंट निकाल लिया तो मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को रेशो में कन्वर्ट कर दिया। रेशो में कन्वर्ट करने के लिए, जिसे आप सीएम रेशो भी कह सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन का अमाउंट ले लूंगा और उसको सेल से डिवाइड कर दूंगा, और परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आ जाएगा। तो एक मरतबा फिर दिखा दे रहा हूँ।
कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके ले लिया, तो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल गया। यानी ये बताता है कि आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है। अगर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है तो ये आपका प्रॉफिट भी हो सकता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को अगर मैं रेशो में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, विच इज़ टेक्निकली कॉल्ड सीएम रेशो, तो मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन का अमाउंट लूंगा, डिवाइड बाय सेल्स कर दूंगा, तो मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशो मिल गया। दैट इज राइट नाउ इन आवर क्वेश्चन वी हैव 40%। इसी तरह मैं वेरिएबल कॉस्ट की भी परसेंटेज निकाल सकता हूँ। तो अगर 40% कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है तो नेचुरली 60% आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा। लेकिन मैंने यहाँ उसका भी फॉर्मूला लिख दिया है कि आप सेल्स में से कॉन्ट्रीब्यूशन को माइनस कर दें, जो कुछ लेफ्ट ओवर है दैट इज 6000, उसको अगर मैं सेल से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, तो आई विल बी एबल टू गेट वेरिएबल कॉस्ट मार्जिन। ब्रेक इवन। ब्रेक इवन को समझना इसलिए ज़रूरी है कि बीइंग ए बिजनेसमैन आप ये बात जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि कितनी सेल पर आपका प्रॉफिट और लॉस जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि हम फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से डिवाइड करते हैं। तो हमें वो सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी कि अगर कंपनी की सेल्स इस लेवल तक पहुंचती है तो कंपनी को कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, कंपनी अपनी कॉस्ट को बियर करने की पोजीशन में आ जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट दोबारा दिखा रहा हूँ, आपके क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट 1000 है। तो अब आपके क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट 1000 हो या आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 5000 हो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही कि अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ तो मैं अपने क्वेश्चन के डेटा से दो इंफॉर्मेशन निकालूंगा। वन, फिक्स कॉस्ट, एंड सेकंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। फिक्स कॉस्ट इस वक्त मेरे पास 1000 गिवन है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशो मैंने ऊपर फाइंड आउट किया है, दिस इज 40%। तो मैं इसको अगर 0.4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मुझे सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी कि अगर कंपनी की सेल्स रेवेन्यू इतनी होती है दैट दिस इज 2500, सो कंपनी अपनी कॉस्ट को इक्वेट कर लेगी, उसे ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर कंपनी अपनी सेल्स को 2500 से इंक्रीज करने की में कामयाब हो जाती तो कंपनी प्रॉफिट की तरफ मूव करेगी, और अगर कंपनी अपनी सेल्स को 2500 से लो साइड पे ले जाती है तो फिर कंपनी को लॉस सफर करना पड़ेगा। तो ब्रेक इवन आपको एक यार्ड स्टिक दे देता है कि इससे लो आपकी सेल्स नहीं होनी चाहिए, इससे हायर साइड इज गुड, कंपनी जो है वो प्रॉफिट ऑब्टेन करेगी। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल्स इसके कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमने यहाँ तक डिस्कस किए, और उसमें आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशियो निकालना इंपॉर्टेंट है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ब्रेक इवन आप कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसके लिए आपको क्या डेटा चाहिए होता है।